हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 साइंस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आज हम आपको इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो क्वेश्चन है, ऊष्मा की कुचालक कौन होती है। तो लेड यानी कि जो शीशा होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है, अघातवर्धीय तथा तन्य का क्या अर्थ है। अघातवर्धीय और तन्य का अर्थ बताना है। तो अघातवर्धीय वो होता है जब किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जा सके, उस धातु के उस गुण को आघातवर्धीय कहते हैं। और तन्यता उसे कहते हैं जब किसी भी धातु को पिघलाकर या पीटकर लंबतार बनाई जा सके। देखते हैं, आघातवर्धीय का अर्थ है धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीट कर बगैर टूटे पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम आघातवर्धीय कहते हैं। और तन्य का अर्थ होता है कि धातु का वह गुण धर्म जिसके कारण उन्हें खींच कर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह इसका संपूर्ण आंसर हो गया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो मरकरी कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो अगला क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू की मदद से। तो अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो चांदी में ऊष्मा की चालकता अधिक होती है, इसलिए चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ऊष्मा की कुचालक कौन होती है। तो लेड ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत कुचालक नहीं होती, ऊष्मा की कुचालक होती है। और सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं, यानी सोडियम को मिट्टी के तेल होता है जो, उसमें डुबोकर क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल ही आसान है। सोडियम धातु का ज्वलन ताप जो है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही हल्के से तापमान पर भी जल सकती है, अर्थात यह बहुत कम ताप पर ही जल सकती है। यदि यह धातु वायु के संपर्क में आती है तो वायु में उत्पन्न घर्षण से यह आग पकड़ देती है और इसमें आग लग जाती है। इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि इस वायु के संपर्क में न आ सके। अतः वायु से संपर्क हटाने के लिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। और आयरन के साथ तनु H2SO4 का रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो देखते हैं, जब एक धातु को तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसे चाहे HCl से करो या कोई सा अम्ल हो, धातु हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालती है अम्लों के साथ अभिक्रिया कर। और आयरन की H2SO4 के साथ अभिक्रिया ये रही FeSO4 प्लस में H2, इसमें भी ये हाइड्रोजन निकल रहा है। तो यह इसकी समीकरण हो गई, Fe की आयरन की H2SO4 के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंक का आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जब जिंक को हम आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो इससे क्या होता है। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यह आयरन सल्फेट विलयन का हरा रंग फीका हो जाता है तथा आयरन निक्षेपित हो जाता है। और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कुछ इस तरह से है कि Zn प्लस में FeSO4 बनाता है ZnSO4 प्लस में Fe। ये लोहे को इसने विस्थापित कर दिया। तो ये इसका संपूर्ण आंसर हो गया। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। हमें बताना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका उच्च गलनांक क्यों होता है। तो इसका आंसर यह रहा, जो आयनिक यौगिक जो होते हैं उच्च गलनांक इसका इसलिए होता है क्योंकि इन यौगिकों के आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को
समाप्त करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इनके अंदर जो अंतरायनिक बल होता है वो बहुत ही अधिक होता है और जिसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनका गलनांक जो है वो बहुत ही उच्च होता है। जैसे आयनिक यौगिक हो गए, जैसे NaCl जो आपका नमक है, उसको गलाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। आप बताने खनिज की परिभाषा देनी है और अयस्क और गैंग क्या होता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो खनिज देखते हैं पहले। जो भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो भूपर्पट्टी जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है, भूपर्पट्टी उसका नाम है, और इसकी अंदर जो अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं और यौगिक पाए जाते हैं इन्हें खनिज कहते हैं। जैसे कोयला भी एक खनिज है, ये हमारी धरती के अंदर पाया जाता है, और पेट्रोल वगैरह ये सब। अयस्क क्या होते हैं? तो अयस्क है उन खनिजों को जिसमें लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक होते हैं, ये ऐसे खनिज होते हैं जिसके अंदर लाभप्रद धातु उपस्थित होती है, यानी कि जो हमारे लिए आवश्यक होती है। जैसे सीसा हो गया अयस्क, और जैसे आयरन हो गया, ये अयस्क के रूप में पाया जाता है। फिर इसके बाहर निकाल कर इसको फिल्टर किया जाता है और तब ये हमें मिलता है। और देखते हैं गैंग। ये वो वाली गैंग नहीं है जो थार में बैठ कर एक बिंदु को ले लेती है और निकल देती है मार्केट में। ये अलग वाली गैंग है। ये जब किसी अयस्क का भूखनन होता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थों से संदूषित होती है। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थ की जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है उन्हें खनिज कहते हैं। यानी जो धातुओं के साथ पदार्थ जो हमारे खनिज निकलते हैं उनके साथ जो बालू मिट्टी वगैरह जो आ जाती है उसको गैंग कहते हैं। यानी कि एक प्रकार की गंदगी होती है हमारी खनिज की गंदगी, और इसको बाहर निकाल कर साफ कर लिया जाता है बाद में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि जो फ्री अवस्था में कोई यौगिक नहीं बनाती। तो सोना चांदी एक ऐसे दो धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि यह बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से प्राप्त समंगी मिश्रण को या मिश्र धातु कहते हैं। इस समंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं के जो समांगी मिश्रण होता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं, और एक धातु है एक अधातु के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि दो धातु भी हो सकती है और एक धातु और एक अधातु भी हो सकती है। और मिश्र धातु के गुणधर्म मूल धातु से भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल ही अलग होते हैं मूल धातु से जिनसे बने होते हैं, और शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है। तो ये विद्युत चालकता इनकी कम होती है शुद्ध धातु की अपेक्षा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती। तो कौन सी धातु है जो आसानी से संरक्षित नहीं होती? तो वह धातु जो जल तथा अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, वह संरक्षित नहीं होती आसानी से। जैसे हो गए सोना और प्लेटिनम, ये आसानी से संरक्षित नहीं होती। चांदी हमारी संरक्षित हो जाती है, वो काली पड़ जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपन तांबे के मलित बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते आपने तांबे मलित बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको हम नींबू और इमली की मदद से साफ कर लेते हैं उस पर,
क्योंकि उस पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है और नींबू या इमली के अंदर उपस्थित अम्ल जो होता है वो उस परत को धातु की सतह से हटा देता है, जिससे कि हमारे जो है बर्तन साफ हो जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर। जो खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है, क्योंकि मलिन तांबे के बर्तन पर जमी कैल्शियम कार्बोनेट की परत, ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है इसके ऊपर की परत को नींबू या इमली की रस में उपस्थित अम्ल से अभिक्रिया करके बर्तन से हट जाती है और बर्तन साफ हो जाता है। तो इसलिए हम इमली का उपयोग तांबे के बर्तनों को साफ करने में करते हैं। तो लोहे की जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। जो लोहे को हम जंग से बचा सकते हैं, 2 तरीके बताइए। एक तरीका है कि हम लोहे पर पेंट करके लोहे को जंग से बचा सकते हैं और या फिर तेल लगाकर। और एक और तरीका है कि हम उस पर ग्रीस लगा दें, जैसे बेरिंग ओम लगा हुआ होता है, और ग्रीस से भी लोहे पर जंग नहीं लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है? अधातु जो होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कैसी ऑक्साइड बनाती है? तो अधातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अम्लीय ऑक्साइड बनाती है अधातुएं, जैसे CO2 ये अम्लीय है, और या फिर उदासीन बनाती है, जैसे CO, NO आदि ऑक्साइड बनाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे का जो मिश्र धातु है उसका नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका कारण बिल्कुल ही सिंपल सा है, क्योंकि जो कॉपर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है, और इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है यह ऊष्मा का इतना अच्छा चालक नहीं होता। इसलिए हम गर्म पानी की टंकी के लिए कॉपर का उपयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु है और फिर भी इसका हम खाने बनाने वाले बर्तन बनाते हैं इस धातु से। क्यों? तो इसका आंसर है एल्युमिनियम बर्तन पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, और जिससे कि जो खाना होता है वो एल्युमिनियम से अभिक्रिया नहीं कर पाता और खाना हम आसानी से बना सकते हैं, और इस पर कोई अभिक्रिया भी नहीं होगी खाने से। तो ये देख लिया, एल्युमिनियम बर्तन पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देता है, और यह परत एल्युमिनियम को अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देती तथा इसका प्रयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। तो यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और कमेंट कर हमें ज़रूर बताना कि आपको किस चैप्टर की वीडियो और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए वीडियो बना कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।